डियर स्टूडेंट, डियर लर्नर, मैं बहुत ही विनम्रता से, बहुत ही प्रेम से ये डिस्क्लेमर जारी करने जा रहा हूँ कि ये कोर्स सबके लिए नहीं है। ये कोर्स सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट, उन्हीं लर्नर के लिए है जो गंभीरता से स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं। दूसरी बात, ये कोर्स फ्री भी नहीं है। हालांकि मैं इसे YouTube में अपलोड करने के लिए ही बना रहा हूँ, लेकिन ये फ्री नहीं है। मैं आपसे आपका टाइम लेता हूँ, मैं आपसे आपका अटेंशन लेता हूँ, मैं आपसे आपका फोकस लेता हूँ। तब जाकर मैं आपको गारंटी करता हूँ कि आपको स्पोकन इंग्लिश सीखने से इस धरती का कोई भी ताकत रोक नहीं सकता है। तो आइए, दिस इज योर स्पोकन इंग्लिश टीचर एंड पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन कोच दुर्गा हेम्ब्रम। आई वार्मली वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। और आज डे वन में कुछ वैसे फाउंडेशन वाली बात आपको बताना चाहता हूं जो हमेशा के लिए आपकी इंग्लिश के फाउंडेशन को बहुत बहुत मजबूत बना देगा। और इंग्लिश के मामले में आप जितना भी ऊंचाई तक जाना चाहते हो, आप जा सकते हो। आइए, मैं आपके साथ अपना स्क्रीन शेयर करता हूं और आज का लेसन, कहने का मतलब डे वन का लेसन, हम अच्छी तरह से समझते हैं। आज पहला दिन है, थोड़ा सा टाइम आपका लूंगा क्योंकि मुझे आपका फाउंडेशन स्ट्रोंग बनाना है। और मैं आगे से आपको हर रोज प्रैक्टिस करने के लिए टास्क भी दूंगा, क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर कोई भी स्किल सीखना मुश्किल है। इसीलिए मेरा कोर्स में जो सबसे ज्यादा डिफरेंस और स्पेशल होने वाला है वो है कि मैं आपको प्रैक्टिस के लिए फ्रेमवर्क दूंगा, प्रैक्टिस के लिए टास्क दूंगा। आइए, मैं आपके साथ अपना स्क्रीन शेयर करता हूं और समझते हैं डे वन का फाउंडेशन लेसन। सो ये रहा मेरा स्क्रीन। उम्मीद है आपको मेरा स्क्रीन स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। मैंने एक लड़के का पिक्चर लिया है, तस्वीर लिया है। इसका नाम है रोहन। लेसन में आगे जाते जाते आपको मैं पूछना चाहता हूँ, इस लड़के के बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? आपके मन में इस लड़के को देखकर कौन सी बातें दिमाग में चल रहा है? इस लड़के के बारे में आप क्या बातें बोल सकते हैं? ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है, ताकि जब भी इन फ्यूचर आप भाषा का प्रयोग करें, जब से आप इस कोर्स को, मतलब मेरा कोर्स को आप अटेंड कर रहे हैं, आप नए तरीके से सोचना सीखो। लैंग्वेज यानी भाषा का हम प्रयोग किस तरह से करते हैं, उसको लेके आपका कंसेप्ट नए सिरे से काम करना शुरू करे। इसीलिए मैं आपसे ये क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो इस तस्वीर को देखकर मैंने चार सेंटेंसेस बनाए हैं। जब मैं यहाँ सेंटेंस बोल रहा हूं तब ये समझ लीजिए, जब भी हम भाषा का प्रयोग करते हैं, हम शब्दों को जोड़ जोड़ कर बोलते हैं। शब्दों को जोड़ जोड़ कर बोलते हैं का मतलब हम सेंटेंसेस बनाते हैं। शब्दों को जोड़ने का मतलब है सेंटेंस बनाना। तो हम सेंटेंसेस के रूप में बातें करते हैं। सो यहाँ पर मैंने चार सेंटेंसेस लिए हैं। आपको सेंटेंसेस के साथ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल बातें आपको बताना चाहता हूँ। तो इस तस्वीर को देखते हुए ही ये सेंटेंस मैंने लिया है। देखिए, रोहन इज अ स्टूडेंट। ये मान लिया इस लड़के का नाम रोहन है, तो रोहन इज ए स्टूडेंट, मैंने ये पहला सेंटेंस लिया है। और दूसरा सेंटेंस मैंने लिया है, रोहन हैज अ न्यू बाईसाइकिल। रोहन के पास एक नई साइकिल है। ही गोज टू स्कूल एवरी डे। वह प्रतिदिन स्कूल जाता है। और चौथा नंबर का सेंटेंस है, ही प्लेज फुटबॉल एवरी मॉर्निंग। वह हर शाम फुटबॉल खेलता है। तो ये यहाँ पर मैंने सेंटेंसेस दोनों लैंग्वेज में लिया है।
अंग्रेजी में भी, इंग्लिश में भी मैंने लिया है और हिंदी में भी। सो हिंदी और इंग्लिश सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस है, मुझे लगता है कि आपको बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं ये लेसन हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए तैयार कर रहा हूँ। और आपको जानकर अच्छा लगेगा कि मैं खुद हिंदी मीडियम से बिलोंग करता हूँ और मैंने कैसे इंग्लिश को मास्टर किया है। एज ए हिंदी मीडियम स्टूडेंट जो मेरा बैकग्राउंड रहा है, आज मैं इंग्लिश को मास्टर करने के बाद किस दृष्टि से देखता हूँ, उस दृष्टि से आपको मैं ये फाउंडेशनल बातें बताना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ। तो देखिए, इंग्लिश में हम जब बोल रहे हैं कि रोहन एक स्टूडेंट है, तो रोहन एक विद्यार्थी, सॉरी, रोहन एक विद्यार्थी है, हिंदी में हम बोल रहे हैं रोहन एक विद्यार्थी है। तो इसको हम लोग इंग्लिश में कैसे बोल रहे हैं? रोहन इज अ स्टूडेंट। रोहन, रोहन को हमने सबसे पहले लिया क्योंकि हम रोहन के बारे में बात कर रहे हैं, और उसके बारे में हम क्या बोल रहे हैं? रोहन इज अ स्टूडेंट। तो जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं इंग्लिश में, तो हम लोग सबसे पहले उस चीज को, या उस व्यक्ति को, या उस स्थान को रखते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हम रोहन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमने रोहन को सबसे पहले रखा है। और यहाँ हम रोहन के बारे में ही बात कर रहे हैं, इसीलिए इसको कहेंगे सब्जेक्ट। शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ सब्जेक्ट। और ये सब्जेक्ट एक से ज्यादा वर्ड का भी हो सकता है। मैं फिर से ये इंपॉर्टेंट बात रिपीट कर रहा हूँ, सब्जेक्ट कभी कभी एक से ज्यादा वर्ड का भी हो सकता है। मैं शायद आगे के इंटरमीडिएट कोर्स में या एडवांस कोर्स में ये बात डिटेल से बताऊं, लेकिन फिलहाल आपके माइंड में बहुत ज्यादा बोझ ना पड़े, इसके लिए मैं सीमित मात्रा में ही आपको बताने का कोशिश कर रहा हूं कि सब्जेक्ट एक से ज्यादा वर्ड को हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है रोहन, और उसके बारे में हम क्या बोल रहे हैं? इज अ स्टूडेंट। रोहन के बारे में हम बोल रहे हैं इज ए स्टूडेंट। सो ये जो पार्ट हुआ, दूसरा पार्ट हुआ, इसको हम कहेंगे प्रेडिकेट। इसीलिए मैं आपको ये फाउंडेशन सिखा रहा हूं, ताकि मैं जब भी आगे आपको एक्सप्लेन करूं आगे के लेसन, आपको कंफ्यूजन ना हो, आपको याद करके भी रखना है। एक है सब्जेक्ट और दूसरा है प्रेडिकेट। तो दोनों के अपने अपने पार्ट होंगे। सब्जेक्ट पार्ट जो यहाँ से यहाँ तक है, और प्रेडिकेट पार्ट यहाँ से यहाँ तक है। तो सब्जेक्ट पार्ट, प्रेडिकेट पार्ट, सब्जेक्ट पार्ट, प्रेडिकेट पार्ट, आप थोड़ा इसको अपने माइंड में बैठा लीजिए। अब मैं जो इम्पोर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। मैं थोड़ा इसको क्लियर कर लेता हूं। सब्जेक्ट पार्ट, प्रेडिकेट पार्ट मैंने आपको बता दिया है। अब और एक इम्पोर्टेंट बात, इसको ध्यान से देखिए। देखिए क्या है, रोहन एक स्टूडेंट है, तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को रखा है इंग्लिश सेंटेंस में। और उसके बाद प्रेडिकेट पार्ट, तो पूरा का पूरा पार्ट प्रेडिकेट पार्ट है, लेकिन सब्जेक्ट के तुरंत बाद देखिए एक वर्ब आया है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। इसीलिए इंग्लिश में ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा कॉमन है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद एक वर्ब आता है, वर्ब को हम हिंदी में कहेंगे क्रिया। क्रिया, जिसे कार्य या क्रिया का पता चलता है, उससे भी ज्यादा कुछ बातें पता चलती है, मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। ये है हमारा, पर देखिए इसका मतलब होगा है, इसका मतलब होगा है। इज, रोहन इज अ स्टूडेंट। अगर दोनों को तुलना करें, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर ये बात आप पहला दिन का ये लेसन में ये बात अगर आप नहीं समझ पाएंगे, तो आगे आपको दिक्कत आएगी। देखिए, हिंदी सेंटेंस हमें हम लोग कैसे बनाते हैं, हिंदी सेंटेंस कैसे बोलते हैं? रोहन सबसे पहले है सब्जेक्ट, उसके बाद देखिए आ स्टूडेंट, जो यहाँ बात है एक विद्यार्थी है, वो तुरंत बाद आ गया है यहाँ पर। सब्जेक्ट के तुरंत बाद इसको आप कह सकते हैं ऑब्जेक्ट, या कम, सॉरी, या कॉम्प्लीमेंट भी इसको बोलते हैं।
तो अभी फिलहाल आपको उलझना नहीं है, इसको कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं। तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद हिंदी सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट आ गया है। और वर्ब कहाँ पर है, देखिए लास्ट में है। लास्ट में है वर्ब, लास्ट में है हिंदी सेंटेंस में। तो ये फर्क आपको रखना पड़ेगा जब भी इंग्लिश में हम बात करें, जब भी हम इंग्लिश में कोई बात बोले तो इमीडिएटली हमारे माइंड में सब्जेक्ट आ जाना चाहिए। हम किस चीज के बारे में या व्यक्ति के बारे में या वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं वो आपके माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए। उसके बाद आप उस वस्तु, मतलब व्यक्ति वस्तु या स्थान के बारे में क्या बोल रहे हैं वो उसके बाद आएगा। और उसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है वर्ब। प्रेडिकेट पार्ट में एक वर्ब का होना जरूरी है जो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आएगा। चलिए अब अगला सेंटेंस को भी इस तरह से समझते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं कि रोहन के पास एक नई साइकिल है। रोहन के पास, रोहन के बारे में बात कर रहे हैं और रोहन के पास एक साइकिल है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो पहला पार्ट हो गया हमारा सब्जेक्ट पार्ट, दूसरा पार्ट है प्रेडिकेट पार्ट। तो देखिए इंग्लिश सेंटेंस कैसा है, रोहन, देखिए रोहन ये सब्जेक्ट है हमारा, सब्जेक्ट, SUB सब्जेक्ट। और उसके तुरंत बाद यहाँ पर वर्ब आया है, जिस तरह से हम लोग पहले सेंटेंस में देख चुके हैं, तुरंत बाद यहाँ पर वर्ब आ गया है। हालांकि हैज हैव वाला जो सेंटेंस बनते हैं हिंदी के मामले में भी वैसे ही काम करते हैं। यहाँ पर ये वर्ब आ गया है के पास। के पास कौन बता रहा है, ये वर्ब ही बता रहा है, हैज। तो ये यहाँ पर हिंदी के लिए ये वर्ब है के पास। और वर्ब के मामले में मैं बताऊंगा, वर्ब हम जो बेसिक इंग्लिश सीखते हैं तब हम इतना ही सीख पाते हैं कि जिस शब्द से कार्य या क्रिया पता चलता हो उसको वर्ब कहते हैं या क्रिया कहते हैं। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए और भी सारी बातें एक वर्ब बताती है। जैसे पहला सेंटेंस में इज, मतलब वर्ब हमें होना बताता है। और कोई चीज किसी के पास है ये भी बताता है। तो वर्ब के बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। अभी मैं आपको ये बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि हिंदी सेंटेंस और इंग्लिश सेंटेंस में देखिए किस तरह का थोड़ा सा अंतर हमें देखने को मिल सकता है, जिसको आपको अपने दिमाग में बहुत ही मजबूती के साथ बैठा कर रखना जरूरी है। देखिए वह प्रतिदिन स्कूल जाता है। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट हो गया वाह। वाह मतलब रोहन, रोहन के बदले इस वर्ड का यूज किया गया है। तो रोहन के बदले, रोहन एक नाउन है, नाउन के बदले यूज होने वाला वर्ड को प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन के बारे में भी मैं आगे आपको बताऊंगा। तो यहाँ है हमारा सब्जेक्ट। और हम बोल रहे हैं प्रतिदिन स्कूल जाता है, तो सब्जेक्ट तो यहाँ शुरू में है। और वर्ब भी देखिए यहाँ पर हिंदी में यहाँ लास्ट में है, वर्ब यहाँ लास्ट में है। लेकिन इंग्लिश सेंटेंस के मामले में देखिए वाह सब्जेक्ट देखिए सबसे पहले है, उसके तुरंत बाद यहाँ पर देखिए आपका वर्ब है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। इसी फॉर्मूला को बोलते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब। और आगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब का जादू मैं आपको दिखाऊंगा। आजकल मैं देखता हूँ बहुत सारे स्पोकन इंग्लिश टीचर्स जो फैंसी टाइप के टीचर हैं वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट फार्मूला को खूब गालियां दे रहे हैं अपना व्यूज बटोरने के लिए, अपना कोर्स में स्टूडेंट को आकर्षित करने के लिए। लेकिन मैं यही बेसिक तरीका का आपको जादू बताऊंगा और आपको जमीन से आसमान तक इंग्लिश के मामले में लेकर जाऊंगा। तो एनीवे यहाँ सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब आया है। और वर्ब को मिला के जो यहाँ तक सेंटेंस है, हम जो सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ बोल रहे हैं वो हमारा प्रेडिकेट पार्ट है, मैं पहले आपको बता चुका हूँ। चौथा सेंटेंस भी हम लोग देख लेते हैं। सेम सिचुएशन है, सब्जेक्ट सबसे पहले है और खेलना, खेलता है लास्ट में ये वर्ब है, यहाँ पर सब्जेक्ट है। इंग्लिश के मामले में देखिए सबसे पहले है सब्जेक्ट, उसके तुरंत बाद है वर्ब। ये है सिचुएशन।
तो हर हमेशा तो सभी सेंटेंस इस तरह से नहीं बांधते हैं, लेकिन जब हम सीखना शुरू करते हैं तो यहां से हमें सीखना शुरू करना चाहिए। और कहाँ किस सिचुएशन में किस तरह का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा वो तो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन बेसिक तौर पर फिलहाल आपको यहाँ सीखना है। जब भी हम असर्टिव या एफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं, असर्टिव सेंटेंस क्या है, फॉर्मेटिव सेंटेंस क्या है, शायद आपको नया लगे, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। लेकिन जो सबसे पहले हमें सीखने की जरूरत है, जहां से हम आज सीखना शुरू कर रहे हैं, उसके अनुसार हमेशा ये बात हमें सीखना जरूरी है कि सबसे पहले सब्जेक्ट हम रखेंगे, उसके बाद वर्ब आता है, उसके बाद बाकी वर्ड्स इधर आते हैं, इस तरह से जो प्रेडिकेट पार्ट के हिस्सा हो जाते हैं वर्ब को मिला के। और आप इस तरह भी कह सकते हैं कि प्रेडिकेट पार्ट में एक वर्ब का होना बहुत जरूरी है। तो यहां से एक दो बात निकल कर आ रही है कि नाउन के बदले, जो थोड़ा सा मैंने आपको एक वर्ड मेरे मुंह से आया, वो नाउन के बदले जो हमने यहाँ रोहन के बदले ही का यूज किया है, उसको कहते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन के बारे में और थोड़ा सा आपको आगे बताऊंगा। नाउन के बदले जो वर्ड हम लोग यूज करते हैं उसको प्रोनाउन करते हैं कहते हैं। उसका एग्जाम्पल है जिस तरह से रोहन के बदले हम लोगों ने ही का प्रयोग किया है। अब फिर से वर्ब को लेके कुछ बात आ रहा है, देखिए। इज, मैं थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ, उसके बाद कंटिन्यू करता हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखिए प्लीज। मैं क्लीन कर लेता हूँ, इरेज कर लेता हूँ। एक बात तो मैंने ये बता दिया, एक बात तो क्या, पहला दिन में बहुत सारी बातें आ रही है, और उन सभी बातों को मैं आपके लिए आगे क्लियर करता जाऊंगा। सबसे पहली बात, सॉरी, इसको मैं एंड में कंक्लूड करूंगा हम आज क्या क्या सीख रहे हैं। चलिए, मैं वर्ब के बारे में आपसे बात कर रहा था, वर्ब के बारे में आपको और थोड़ा सा आगे लेकर जाता हूँ। देखिए, एक यहाँ पर इज है। इस वर्ब का मूल रूप है बी, जिसका मतलब होगा हिंदी में होना। पेन टेप से है। डियर स्टूडेंट, हैंडराइटिंग थोड़ा समझने का कोशिश करिए, मेरी बातें भी ध्यान से सुनिए, तो आप देख कर समझ पाएंगे। दूसरा वर्ब है हेज, जिसका मूल रूप है हैव। पहला, इसको मैं नंबर दे देता हूँ, इसको भी मैं 2 नंबर दे देता हूँ। हैव से के पास पता चलता है। के पास का क्या मतलब है, किसी के पास कोई चीज हो, किसी के पास कोई अधिकार हो, या स्वामित्व हो किसी चीज का। स्वामित्व मतलब मालिकाना, हाँ, हक, या जो कुछ कहे आप। हाँ, और संबंध भी इससे पता चलता है, संबंध भी पता चलता है। आगे हम इस वर्ब के आधार पर बनने वाले सेंटेंसेस के बारे में मैं अलग से आपको एक चैप्टर दूंगा, और उस पर प्रैक्टिस फ्रेमवर्क भी आपको दूंगा। वहां पर हम समझेंगे हेज कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे यूज हो सकता है। तो इसका मूल रूप है हैव। और टाइम के हिसाब से बी वर्ब का भी रूप बदलता है, जैसे यहाँ पर इज, इसका बी वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म है, वर्तमान रूप है। हैव का ये भी यहाँ पर वर्तमान रूप है, और ये सिंगुलर है, यहाँ पे सिंगुलर है। अब आइए यहाँ दूसरे टाइप्स, सॉरी, तीसरे टाइप के और वर्ब है यहाँ जो हमने देखे हैं। ये गोज है। ये किस तरह का वर्ब है, ये तीसरा कैटेगरी का वर्ब है। इससे एक्शन पता चलता है, कार्य या क्रिया पता चलता है। क्या पता चलता है, कार्य या क्रिया। अब यहाँ प्ले से भी कार्य या क्रिया का पता चलता है। प्ले से भी, मैं यहाँ भी थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ। प्ले से भी, प्ले से भी कार्य या क्रिया का पता चलता है, जिसके बारे में हम बहुत ज्यादा पहले से जानते हैं कि किसी कार्य या क्रिया को बताने वाला वर्ड को हम वर्ब कहते हैं। इसके बारे में हम बहुत पहले से, बहुत ही बचपन से सीख जाते हैं, कार्य या क्रिया पता चलता है। तो मैंने यहाँ पर 3 कैटेगरी के वर्ब आपको बताए हैं। एक है बी वर्ब, सबसे पहला है बी वर्ब, जिसके अलग अलग रूप होंगे। उसके बाद है हैव वर्ब, उसके भी अलग अलग रूप होंगे, आगे मैं आपको दिखाऊंगा।
और तीसरा कैटेगरी के जो वर्ब है वो एक्शन वर्ब होते हैं। उनके भी अलग अलग रूप होते हैं। तो इस स्लाइड से आगे जाने से पहले, मतलब मेरा स्क्रीन चेंज हो जाए, मेरा एक्सप्लेनर चेंज हो जाए, मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। हमने क्या सीखा सबसे पहले, कि हिंदी सेंटेंस और इंग्लिश सेंटेंस में थोड़ा सा फर्क है। इंग्लिश सेंटेंस में हमेशा सबसे पहले सब्जेक्ट को रखा जाता है, उसके तुरंत बाद वर्ब आता है। लेकिन हिंदी के मामले में थोड़ा सा अलग हो सकता है, कहीं पर हमने देखा। तो इंग्लिश सेंटेंस का जो उसको कहते हैं सीक्वेंस कैसे रहता है, वर्ड्स का क्रम कैसे रहता है, वो हमने सीखा। उसके बाद हमने सीखा सब्जेक्ट किसको कहते हैं, उसके बाद हमने सीखा प्रेडिकेट किसको कहते हैं। और मैं यहाँ पर आपको यह भी बताया कि नाउन के बदले यूज होने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। और वर्ब के तीन कैटेगरी होते हैं, बी वर्ब, हैव वर्ब और एक्शन वर्ब। तीन कैटेगरी के वर्ब होते हैं, उनके अपने अलग अलग रूप हैं। वो सभी बातें मैं आपको आगे के एक्सप्लेनेशन में बताने वाला हूं। उम्मीद है आप धीरज रखेंगे, जिस तरह से शुरू में आपने वादा किया है कि आप मुझे टाइम देंगे, फोकस देंगे, अटेंशन देंगे, तो आप जरूर इंग्लिश के मामले में जमीन से आसमान तक जाएंगे। तो चलिए मैं आपको बढ़ाता हूं अगले स्लाइड की तरफ। और सो आगे बढ़ते हुए, हमने पिछले स्लाइड में क्या सीखा, उस उन सभी लेसन्स को, लर्निंग को मैंने एक जगह इकट्ठा किया है। इसको रिपीट करते हुए आगे बढ़ते हैं, रिव्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया कि सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पार्ट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पार्ट। सब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको ये बताया कि सब्जेक्ट एक से ज्यादा शब्द कभी हो सकता है। अभी जस्ट मैं आपको एग्जांपल भी दिखाने वाला हूं। हिंदी और इंग्लिश सेंटेंस में क्या अंतर है, छोटा सा अंतर, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो भी मैंने आपको बताया। अगर याद नहीं है तो आप जरूर इस वीडियो लेसन को रिवाइज कर लीजिएगा, अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। जहां से डे वन में शुरू होना जरूरी है, वहीं से हम लोग शुरू कर रहे हैं। और ये बिल्कुल फाउंडेशन है, यहीं से हमारी यात्रा शुरू होनी चाहिए, और वहीं से हम कर रहे हैं। तो इसको रिवाइज भी भले कर लीजिए, लेकिन एक एक पॉइंट को मिस नहीं करिए। उसके बाद मैंने आपको बताया कि नाउन के बदले प्रयोग होने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन का भी मैं कुछ हिस्सा आपको इसी लेसन में आज ही मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और हमने देखा वर्ब, वर्ब और उनके कैटेगरी क्या क्या होते हैं, क्या हो सकते हैं, वो भी मैं आपको आज ही बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। सब्जेक्ट के बारे में मैंने बताया कि इंग्लिश में या हिंदी में भी होता होगा। हाँ, तो इंग्लिश में मैं आपको बता रहा हूँ कि सब्जेक्ट जो है एक से ज्यादा वर्ड का हो सकता है। उसका एग्जाम्पल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो देखिए, ये जैसे रोहन एंड आशीष गो टू स्कूल एवरी डे। तो ये जो सब्जेक्ट पार्ट है, ये दो सॉरी, वन, टू, थ्री वर्ड का बना हुआ है। और यहां से यहां तक प्रेडिकेट पार्ट है। तो ये बात मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं उदाहरण के तौर पर, कि कैसे सेंटेंस एक से ज्यादा वर्ड्स के सब्जेक्ट भी अपने साथ बना सकता है। वन टू थ्री वर्ड। नंबर बी, सम बॉयज प्ले क्रिकेट। तो ये जो सब्जेक्ट पार्ट है, मेनली तो यही हेड वर्ड है, इसको हेड वर्ड बोलते हैं। लेकिन दोनों मिला के जो सब्जेक्ट पार्ट बना रहे हैं, इसमें दो वर्ड हो गए, वन, टू। ये आपको याद रखना है। और वर्ब के बाद इधर जो है वो प्रेडिकेट पार्ट। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट है कि
सेंटेंस में एक वर्ब का होना जरूरी है, अनिवार्य रूप से। अगर सेंटेंस में वर्ब नहीं है तो वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। कई बार वो फ्रेज भी कहला सकता है या गलत सेंटेंस भी हो सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे यहाँ हेड वर्ड तो बॉयज है, लेकिन उसको बताने के लिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, ए लॉट ऑफ बॉयज प्ले क्रिकेट। ए लॉट ऑफ का मतलब होता है बहुत सारे लड़के क्रिकेट खेलते हैं। तो बहुत सारे लड़के बोलने के लिए हमने इस डिटर्मिनर्स का यूज किया है, ए लॉट ऑफ। डिटर्मिनर्स के बारे में हम आगे जानेंगे जरूर। तो इस तरह से देखिए कितना वर्ड का हो गया, 1 2 3 4 वर्ड। वर्ड का ये हमारा सब्जेक्ट पार्ट हो गया। आप देखिए और मजेदार, आपको देखिए यहाँ पर दिखा रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक सब्जेक्ट पार्ट है। सब्जेक्ट तो सिर्फ ये है, हेड वर्ड ये है, लेकिन पार्ट कितना लंबा बन गया, 1 2 3 4 5 6 7। और प्रेडिकेट पार्ट में तो सिर्फ दो ही वर्ड है, 1 और 2। तो ये सिचुएशन भी हमें इंग्लिश में देखने को मिल सकता है। लेकिन हो सकता है आपको बेसिक लेवल में ये 30 डेज का कोर्स में शायद इस तरह के सब्जेक्ट बनाकर प्रैक्टिस नहीं करवा सकता हूँ। आपके लिए थोड़ा ज़्यादा भारी हो जाएगा। लेकिन जानकारी रखना जरूरी है आपको कि इस तरह हो सकते हैं, सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा वर्ड हो सकते हैं। तो सब्जेक्ट के बारे में यही मैंने बताया, प्रेडिक्ट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। नेक्स्ट हमारा था, हमने सीखा हिंदी और इंग्लिश सेंटेंस में किस तरह का अंतर होता है। कुछ हिंदी सेंटेंस में लास्ट में हमने वर्ब देखा, लेकिन इंग्लिश में सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब आते हैं, ये आपको ध्यान में रखना जरूरी है। अब आइए, नाउन के बदले प्रयोग करने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। प्रोनाउन के बहुत सारे टाइप है, उसमें जो अब बहुत कॉमन टाइप है, जो बहुत ज्यादा यूज होने वाला टाइप है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मैंने उसके लिए एक स्लाइड, एक पेज तैयार किया हुआ है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो ये रहे पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन 3 तरह के होते हैं, इसका मीनिंग भी यहाँ पर है, मीनिंग भी आपको बताता जाऊंगा। मीनिंग भी आपको बताता जाऊंगा। प्रोनाउन हिंदी में इसको सर्वनाम कहते हैं। पर्सन है, ये 3 तरह के हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। और इसके वचन होते हैं, मतलब नंबर होते हैं, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, मतलब एक वचन, एक वचन और बहुवचन, सिंगुलर प्लूरल। तो फर्स्ट पर्सन में आता है आई, जिसका मतलब होगा मैं या मैंने। और इसका जब प्लूरल हो जाता है तो ये बन जाता है वी, और इसका हिंदी में मतलब निकलता है हम लोग या हम लोगों ने। सेकेंड पर्सन में है यू, जिसका हिंदी मतलब होगा तुम या तुमने, आप या आपने। और इसका प्लूरल जब हो जाता है, स्पेलिंग सेम रहते हैं, प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण सेम रहते हैं, लेकिन हिंदी में मीनिंग बदल जाता है, तुम लोग या तुम लोगों ने, या आप लोग या आप लोगों ने। थर्ड पर्सन में आते हैं ही, सी, इट। ही पुरुष के लिए यूज किए जाते हैं, जिसका हिंदी मतलब होगा वह या उसने। सी स्त्रीलिंग के लिए यूज होता है, फेमिनिन जेंडर के लिए सी का मतलब होगा वह या उसने। और इट किसी वस्तु या जानवरों के लिए इसका प्रयोग होता है, इट, इसका मतलब होगा या इसने। और इन सभी तीनों प्रोनाउंस का जो प्लूरल होगा वो होगा दे। दे का मतलब होगा वे लोग या उन लोगों ने। अगर वो वस्तु है या कोई जानवर है तो हम बोलेंगे हिंदी में वे सब। या हम किसी भी तरीके से बोल देते हैं, हिंदी तो अपनी भाषा है, हम आसानी से बोल लेते हैं कुछ भी। बट इंग्लिश के मामले में जब एक से ज्यादा चीजें हो या एक से ज्यादा कोई जन प्राणी हो, एनिमल हो, तो आप उनके लिए भी दे का प्रयोग करेंगे। तो ये रहे, उम्मीद है आप इसको रिवाइज कर करके अपना नोट बना लीजिए। नोट बनाने से आपको और अच्छी तरह से याद हो जाएंगे ये सभी वर्ड।
अब हमारा नेक्स्ट जो जानकारी हमने देखा पिछले लेसन में, वो है प्रोनाउन। सॉरी, प्रोनाउन तो ये है। वर्ब, वर्ब के बारे में मैंने कुछ बेसिक आपको जानकारी दी है। वर्ब के बारे में मैं आपको और जानकारी देना चाहता हूँ। ये रहे वर्ब के स्लाइड। तो मुझे लग रहा है वहाँ मीनिंग भी मैंने लिख के रखा हुआ है, आपको मैं वो मीनिंग भी दिखाता हूँ एक बार। हिंदी मीनिंग ये रहे, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। वर्ब क्रिया होते हैं। क्रिया हमें तीन बातें बताती है, उसके आधार पर तीन कैटेगरी में वर्ब्स को बांटा गया है, या मैंने बांटा है। मैं इस तरह से स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करता हूँ। मेरी जो लंबी जर्नी रही है इंग्लिश के साथ, मुझे ये बातें समझ में आती है वर्ब के बारे में। आपको भी ये मैं बताना चाहता हूँ। वर्ब हमें होना भी बताता है। वर्ब हमें होना भी बताता है, जिसका मूल रूप बी होता है। और होना मतलब किस तरह का होना? किसी चीज का अस्तित्व में होना, किसी चीज का दशा का होना, किसी चीज का स्थिति का होना, किसी चीज का कोई अवस्था का होना बताता है वर्ब। हम क्या जानते थे जूनियर क्लास में कि कार्य या क्रिया बताने वाले शब्द को वर्ब कहते हैं, लेकिन ये देखिए, ये होना भी बताता है। अस्तित्व, दशा, स्थिति, अवस्था आदि भी बताता है वर्ब। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी इंपॉर्टेंट कैटेगरी, हैव। हैव से क्या पता चलता है? कोई चीज किसी के पास होना। इससे क्या पता चलता है? अधिकार या स्वामित्व या संबंध। तो ये भी अधिकार, स्वामित्व या संबंध बताना भी वर्ब का काम होता है। ये मैं आपको नई बातें बता रहा हूँ, इसको रखना आपके दिमाग में जरूरी है। आगे मैं प्रत्येक वर्ब को आपको बोल बोल कर प्रैक्टिस कराऊंगा। यकीन मानिए, आपकी इंग्लिश अपने आप आपके मुंह से निकलने लगेगी। और तीसरा जो टाइप के वर्ब है, जो मैक्सिमम हम वर्ब के बारे में जानते हैं, वो होते हैं एक्शन वर्ब्स। सो एक्शन वर्ब से हमें कार्य या क्रिया का पता चलता है। तो आइए मैं उनके टाइप, इन वर्ब्स के टाइप किस तरह होते हैं, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। ये रहे वो वर्ब। सॉरी, एक्सक्यूज मी। ये रहे वर्ब। इसका मतलब हमने पिछले लेसन में जाना, होना। इसका मतलब हमने जाना, के पास होना, है ना? के पास होना। तो बी वर्ब का जो प्रेजेंट फॉर्म होता है, थोड़ा सा टेक्निकली ये मेरा दिक्कत कर रहा है पेन टैब। बी का जो प्रेजेंट फॉर्म होता है, वो प्रेजेंट में एम, इज, आर होता है। पास्ट में मतलब भूतकाल में इसका रूप होता है वाज या वेर। और फ्यूचर में इसको विल के साथ यूज करते हैं, विल प्लस बी, सेल प्लस बी। इसको जरूर आप रिवाइज कर लीजिएगा, वीडियो लेसन फिर से देख लीजिएगा। हैव का प्रेजेंट में फॉर्म होगा हैज एंड हैव। पास्ट में इसका फॉर्म होगा हैड। और फ्यूचर में विल प्लस सेल के साथ हैव हो जाएगा, विल हैव, सेल हैव। अब हमारा अगला टाइप के या अगला कैटेगरी के जो वर्ब है, वो है एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब के पांच रूप होते हैं, वर्ब वन, वर्ब टू, वर्ब थ्री, वर्ब फोर, वर्ब फाइव। और इसका रूप किस तरह से चलता है? जैसे गो का मतलब होगा जाना, जाना। तो इनके पांच रूप कैसे होंगे? गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोज। स्पीक मतलब बोलना, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीकिंग, स्पीक्स। रीड का मतलब पढ़ना, रीड, रेड, रीड, रीडिंग, रीड्स। राइट का मतलब लिखना, राइट, रोट, रिटन, राइटिंग, राइट्स। प्ले का मतलब होगा खेलना, प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेस। तो आप मुझे एक बार ना, मैं मुझसे बात करने का कोशिश करो। आप मुझसे कैसे बात कर सकते हैं? आप मुझे कमेंट करके बोलो इन लेसन्स में आपको क्या
या कौन सी बात समझ में नहीं आई, मैं फॉलो अप वीडियो भी इस पर बनाऊंगा, लेसन बनाऊंगा और आपके लिए पोस्ट करूंगा। और यदि आपको इस तरह के वर्ब्स की लिस्ट चाहिए तो मैं लिस्ट का पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। इसके लिए मैं चाहता हूं कि आप मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश करें, संवाद मतलब हम दोनों के बीच में संवाद होना जरूरी है। आप संवाद करने का कोशिश करिए, इससे मुझे पता चलेगा कि आप मेरा लेसन पर रुचि ले रहे हैं, और इसीलिए आप कमेंट कर रहे हैं, आप मुझे पूछ रहे हैं। तो उस अकॉर्डिंग मैं भी आपको रिस्पॉन्स दूंगा। और मेरी हमेशा कोशिश रहेगी कि आप या आपके सभी साथी स्पोकन इंग्लिश सीखें। स्पोकन इंग्लिश का जो इम्पोर्टेंस है, बहुत सारे लर्नर्स या स्टूडेंट्स सोचते हैं कि इसका इम्पोर्टेंस परीक्षा तक ही तो है। ऐसा नहीं है, नौकरी तक इसका इम्पोर्टेंस सीमित नहीं है। इंग्लिश का इम्पोर्टेंस आज के समय में उससे कहीं ज़्यादा है। मैं किसी वीडियो लेसन में इंग्लिश का इम्पोर्टेंस के बारे में स्पेशल एक वीडियो लेसन इशू करूंगा। आज का लेसन में मुझे उम्मीद है आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। हम कल डे 2 में एक मतलब इससे आगे जो हमें सीखना चाहिए वैसे लेसन के साथ मिलेंगे। आज भर के लिए इतना ही। दिस इज योर स्पोकन इंग्लिश टीचर एंड पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन कोच दुर्गा हेम्ब्रम साइनिंग आउट। सी यू सून विथ द न्यू लेसन। टिल द टाइम टेक केयर। गुड बाय।